अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर 20 और 21 दो ऐसे चैप्टर हैं इनके मेरे नोट्स अपने अवेलेबल थे, तो वो मेरा मटेरियल वही होगा जो मैंने खुद एकेडमी में पढ़ा हुआ है, चीज़ें वही मिलेंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि ड्यूरिंग क्लास जब मैंने ये चैप्टर पढ़े थे ना, तो मुझे नहीं याद कि क्या हुआ था। मतलब एक तो ये थे डिफ़िकल्ट, और दूसरा ऐसा था क्लास का एनवायरनमेंट कि मैं वैसे कभी फोकस करता ही नहीं था ज़्यादा, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चैप्टर के बारे में। और मुझे ये भी था कि अगर पेपर में कुछ है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें से इवन। लेकिन टेस्ट में जब हुआ तो मार्क्स अच्छे आ गए थे, खैर तब की बात। लेकिन जब मैंने ई कैट के दौरान पढ़ा तो पता चला कि किस कदर इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो मैंने मिस किया हुआ था वहाँ पे ड्यूरिंग क्लास टाइम। तो बहुत मज़े का चैप्टर है, मुश्किल देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत मज़े का चैप्टर है। अगर मैं कहूँ कि फ़िज़िक्स में चैप्टर 20 और 21 ये जो दो चैप्टर हैं, ये दोनों मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक हैं। इसके बाद अगर मैं कोई चैप्टर कहूँ कि मेरा फेवरेट है, तो वो हम चले जाएँ फ़िज़िक्स पार्ट 1 की चैप्टर 3, आई थिंक फोर्स एंड मोशन वाला, वो भी मुझे बहुत चैप्टर अच्छा लगता है, और वेक्टर्स वाला भी। ये तो समझ लीजिए हॉट फेवरेट हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रा की टाइप्स। डेफिनेशंस आप लोग बुक से देख लीजिएगा। डेफिनेशंस वैसे ज़्यादातर आती नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, डेफिनेटली पता होनी चाहिए। हो सकता है एमसीक्यूज़ कभी भी आ जाए, तो डेफिनेशन बुक से देख लीजिएगा। तो स्पेक्ट्रा की 3 टाइप्स होती हैं वैसे यूजुअली: एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और उसके अलावा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी इस एक मतलब कि सब डिवीजन में नहीं आता। ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो ये थर्ड स्पेक्ट्रा की टाइप है, लेकिन अक्सर जगहों पे 2 भी लिखा होता है। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि बुक में 2 हैं कि 3, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं बुक से नहीं कंसल्ट कर सका। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी हिसाब से कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन और कंटिन्यूस। मैं इनके बारे में आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ, बाकी डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी। तो जो है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, वो प्रोड्यूस कैसे होता है? सॉलिड्स, लिक्विड्स या डेंस गैसेस की मदद से। इनकी वेवलेंथ में ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है उसमें कोई गैप नहीं होता। उसके बाद जो इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी बात करें तो ये मतलब कुछ रेयर गैसेस हैं जिनकी मदद से ये प्रोड्यूस हो सकता है। और इनकी जो इमिशन है, वेवलेंथ जो है उसमें रीजन में वो बिल्कुल नैरो होती है। उसके बाद अगर बात करें हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो ये सेम वेवलेंथ वाली जो पहले तो गैस एटम से प्रोड्यूस होता है, और जो सेम वेवलेंथ होती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, और उन्हें फिर जब इमिट करता है तो एक एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम के तौर पे नज़र आता है। पिक्स मैंने इनकी ऐड करने की सोची थी, फिर मैंने कहा कि कोई स्ट्राइक ना आ जाए उस चीज़ की वजह से, मतलब कि बगैर इजाज़त के पिक इस्तेमाल करने पे, तो मैंने वो नहीं की। लेकिन आप बुक में देख सकते हैं इसकी पिक्स मौजूद होगी। और इवन ये टॉपिक तो आई थिंक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर 5 में है चीज़ें, तो आप लोगों को अच्छे से वैसे ही पता होगा स्पेक्ट्रम के बारे में। अच्छा जी, दोज लाइन्स विच आर मिसिंग इन हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा विल बी इन हाइड्रोजन एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा। तो होता है क्या कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे अब कलर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो लाइंस ना एक स्पेक्ट्रम में मिसिंग होती है वो दूसरे में, यानी कि जो इमिशन में मिसिंग होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक लाइन है, ये मिसिंग है इमिशन के केस में, तो एब्जॉर्प्शन के केस में ये लाइन जो है ना मिसिंग नहीं होगी, ये वहाँ पे शो हो रही होगी। यानी कि एक किस्म का ये एक दूसरे का उलट होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्वांटाइज द क्वांटिटी विच Fg in which force depends upon n called quantized। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। अगर अब इनके बैकग्राउंड के हवाले से बात करें तो अब मुझे ज़्यादा नहीं चीज़ें याद, मैंने सिर्फ लिखे हुए हैं, तो आप बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर कोई इसमें इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, वरना क्योंकि ये लेक्चर मैंने नोट किए हुए हैं, ड्यूरिंग क्लास के ही हैं, तो मेरे ख्याल से तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन स्टिल ह्यूमन एरर होता है, मे बी टाइपिंग की वजह से कोई इशू आ गया तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि आर एन इक्वल टू एन स्केयर आर नॉट। इसका मतलब क्या है कि आर रेडियस जो है किसी भी आगे वाला ऑर्बिटल जो बन रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? एन स्केयर के। वी एन जो है वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के साथ। मैं से हल्के फुल्के शो करवाने की कोशिश भी कर देता हूँ।
मोमेंटम पी जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। ये बुक में सारे फार्मूले दिए होंगे, बल्कि वहाँ पे टू दी पॉइंट दी हुई होती हैं चीज़ें, तो बाद में आप डेरिवेशन करते हैं तो आपको खुद पता चल जाता होता है। मैं जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन करता था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो मैं हमेशा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करता था, जिस वजह से मेरा पेपर देखने में ही बहुत अच्छा लगता था। और यही वजह थी कि फ़िज़िक्स में मैं हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब फ़िज़िक्स मेरे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक था। इसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, इवन मैथ से भी ज़्यादा मेरे मार्क्स फ़िज़िक्स में आए हुए थे। एंगुलर मोमेंटम L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव N, PE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसे वाइड ही करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्केयर, सिर्फ s स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सेम रिलेशन ही बन रहा है। टोटल एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ n स्केयर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n क्यूब। अब ये रिलेशंस, इन रिलेशंस का फ़ायदा क्या है? इन रिलेशंस का फ़ायदा ये है कि अगर वो आपसे पेपर में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ लेता, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देता है, तो आपने उसे सॉल्व नहीं करने बैठ जाना। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि वो कह देता है कि एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल 1 है, उसका मोमेंटम इतना है, तो 2 का इतना है, तो मोमेंटम क्या होगा, या पूछ लेता है कि मोमेंटम इतना है, उस कौन सा ऑर्बिटल है, तो आपको उससे अंदाज़ा हो सकता है रिलेशंस की मदद से कि जो भी वैल्यू होगी, अगर एक चीज़ बढ़ रही है यानी अगर n बढ़ रहा है तो आपका मोमेंटम कम होगा। तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए होते हैं आपको एग्ज़ाम में, एक बिल्कुल नज़दीक होता है, एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा, एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, आउट ऑफ द ब्लू होगा, या फिर ऐसे कर देगा कि 3 ज़्यादा दे देगा और एक कम देगा। तो आपने सीधा कम के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जब n बढ़ रहा होगा तो आपका मोमेंटम कम हो रहा होगा, जब n बढ़ रहा होगा तो आपकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। और एंगुलर मोमेंटम के साथ बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जब बढ़ रहा होगा यानी कि n बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको माइंड में रखनी है। इनका फ़ायदा ये है कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टाइम बचेगा, और ई कैट में टाइम ही मैटर करता है। द मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन व्हेन n1 एंड n2 एंड गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स n। जो मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस है वो n1 यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिटल के दरमियान होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं कम होता जाता है। उसकी वजह क्या है कि रिलेशन जो है एनर्जी का फॉर n और nth ऑर्बिटल इज़ इक्वल टू -E0 z स्केयर डिवाइडेड बाई n स्केयर। यानी यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, तो n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। हैवियर द एलिमेंट ग्रेटर इज़ द एनर्जी गैप, 1 लैम्डा ये फार्मूला है। As a result of atomic transition, the maximum possible energy lies in the X-ray region. As a result of nuclear transition, the maximum energy lies in gamma region. तो ये आपको सिंपल पता होना चाहिए कि एटॉमिक ट्रांसमिशन के केस में मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ पे होती है और न्यूक्लियर ट्रांसमिशन के केस में कहाँ पे होती है। फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्पेक्ट्रल लाइंस, तो कभी पूछ ले कि एक ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिटल है, फोर्थ ऑर्बिटल है या फिफ्थ ऑर्बिटल है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो ये आप इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल n5 है तो यहाँ पे आप 5 कर देंगे, ये कह देता हूँ मैं जी, n है हमारे पास 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे, अंदर भी 5 - 1 4 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम लोगों ने पीछे किसी चैप्टर में डिस्कस की थी, अब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, शायद चैप्टर 8 में की थी या चैप्टर 9 में की होंगी, जो पार्ट 1 का था। तो ये किसी एक चैप्टर में हो चुकी हैं अलबत्ता, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not have their own field. These are produced due to oscillation of electric and magnetic field. Charges are due to simply oscillation of charges. Do not have charge. They are not reflected by our electric or magnetic field. उसके बाद है एक्स रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के लिए हमें हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, जो कि है 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 वोल्ट। When we heat the filament by cathode, then electrons emitted by cathode by thermionic emission. X-ray production is inverse process of photoelectric effect. X-ray production जो है inverse process है photoelectric effect का। ये बुक में अगर आप लोग की बुक्स यूज़ करें तो वहाँ पे शायद ये दी भी होंगी चीज़ें।
हीट का फार्मूला है आई स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से पता चलता है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। नंबर ऑफ एक्स रे फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट। लो वोल्टेज सोर्स एक्ट टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। लो सोर्सेज जो लो वोल्टेज सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, और हाई वोल्टेज क्या करता है, उन्हें एक्सेलरेट करता है। ओनली 1% ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द हीट। ये आपको वैसे ही याद होने चाहिए अगर टू द पॉइंट है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, 1% है, सिर्फ आपको ये वर्डिंग याद होनी चाहिए। टू एब्जॉर्ब दिस हीट एनर्जी कूलिंग कॉइल्स यूज्ड एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज़ हैवी एलिमेंट so they cannot melt down. Moreover the emitted energy lies in the X-ray region. अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, एक्स-रेज को हम एक्स-रेज क्यों कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे बी आप लोगों ने इसका जवाब पहले सुना हो। अक्सर टीचर्स नहीं बताते, तो मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को ये हर साल बताता हूँ तो उनके लिए एक शौक ही होता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो एक्स-रेज को एक्स-रेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ अभी तक अननाउन है। इनके बारे में जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं था। तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में या जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता, जो अननाउन होता है, उसके लिए हम एक्स यूज़ करते हैं। ई कैट वालों को तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा, मैथ पढ़ के आए हुए हैं तो उन्हें पता होगा कि हम जहाँ पे भी मैथ में कोई चीज़ मालूम करनी होती है तो हम मोस्ट कॉमन जो उसके लिए यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स में से वो एक्स है। तो इस वजह से इन रेस को एक्स रेज का नाम दिया गया था। एक्स रेज की दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ प्रोडक्शन मेथड डिफरेंट है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये एमसीक्यूज़ आ भी सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूस एक्स रेज की। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाई वोल्टेज ऑफ applied voltage to high value of applied voltage. Emax equal to hc divided by lambda minimum. EV एनर्जी की हमने जगह पे पुट कर दिया है, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो वोल्टेज का यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है वेवलेंथ के साथ वो इन्वर्स है। सो द रिजल्ट इज़ वोल्टेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ मिनिमम। अब यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम के इक्वल जो वैल्यू आई हुई है, ये मैं आपको बता दूँ कि कहाँ से आई हुई है। जब हमने एच और सी की वैल्यू पुट की है, एच की वैल्यू जो है 6.67 आई थिंक क्रॉस 10⁻34 है, और सी की वैल्यू है 3 क्रॉस 10⁸8 और डिवाइडेड बाई ई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज है, तो आई थिंक इसकी है 1.6 या 1.9 होती है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। और वेवलेंथ मिनिमम की हमने मालूम करनी थी तो हम उसे दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4। तो ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ गई है, और ये सिंपल मीटर यूनिट में वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू है क्या? सो द एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस एक्स रेज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये मिनिमम वेवलेंथ है। एनर्जी अगर इंक्रीज़ हम करना चाहते हैं तो हमें अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज़ करने होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, ये वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई थी। एक्स रेज डिस्कवर्ड बाय रोएंटगेन एंड देयर नेम इज सो बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज वर अननोन एंड अननोन वेरिएबल इन मैथ इज नोन एज एक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज आर नेम्ड सो बिकॉज द एनर्जी ऑफ द एक्स रेज डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मटीरियल। इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद लेज़र है। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आपको पता होना चाहिए, आ भी सकता है एग्ज़ाम में। और जैसे आजकल थोड़े लेंथी एमसीक्यूज़ देना उन्होंने शुरू किए हुए हैं, तो ये उस लिहाज से खुद ब खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉब्लम्स क्या हैं लेज़र ऑपरेशन के साथ? इसका वैसे फिगर भी बनी हुई थी मेरे पास, लेकिन वो नोट्स जैसे कि मैंने जब कंपाइल किए थे ये नोट्स ना, जब फर्स्ट टाइम कंपाइल किए थे तब मैंने मोबाइल फ़ोन पे ये किए थे। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, उस पर मैंने किए थे, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें उस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप हो गई थी, तो वो अब मेरे नोट्स भी गुम हो गए हैं। तो जो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ था आपके पास अब वही है आपके सामने, तो इस वजह से वो काफ़ी सारे फिगर्स जो हैं अब मिसिंग हैं। प्रॉब्लम्स विद लेज़र ऑपरेशन क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन है। मेटास्टेबल स्टेट्स आर दोज एक्साइटेड स्टेट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिमेन फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ना एक फिगर थी जिसमें ये सारी एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन अब वो नहीं है। उससे आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आपको भी समझ आती है अच्छे से, और मुझे भी समझाते में मज़ा आता है। There can be more than one metastable states in an atom. Population inversion can be achieved by optical pumping or direct oscillation. ये प्रॉब्लम्स हैं लेज़र ऑपरेशंस की।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, इस चैप्टर में सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं हैं, बाकी जो चीज़ें हैं आप बुक से ज़रूर कंसल्ट करें। बुक को कभी भी ना छोड़िएगा, टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही तैयारी की थी, मैंने कोई की बुक यूज़ नहीं की थी, या मेरे लेक्चर्स थे या मेरी टेक्स्ट बुक थी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।